नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आ, आज दिन है 3 फरवरी 2026। आज के मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। ठीक है, 2 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक है, तो इस दिन इस वजह से हम 2 फरवरी को रामसर आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो भारत में 2017 का जो रूल पारित किया गया था, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अनुसार आर्द्रभूमियाँ वे भूमियाँ होती हैं जो पानी से भरी रहती हैं। ठीक है, जहाँ दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली भूमि होती है। ठीक है, जैसे दलदल, झील, पुल, तटीय इलाके इत्यादि। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेगुलर नदियाँ होती हैं या जो चैनल्स होते हैं या खेत जो होते हैं, ये रामसर स्थल या साइट्स में शामिल नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है उसके अनुसार रामसर साइट्स वे आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित कर दिया जाता है या घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में अभी तक कितने रामसर साइट्स हैं? अभी तक टोटल 98 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है, साइट्स हैं, घोषित किए गए हैं। ठीक है, जहाँ की 2014 में, देखिए 2014 में कितनी साइट्स थी? 2014 में टोटल 26 थी। अभी 2026 में कितनी है? 2026 में 98 साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी रामसर साइट में जो है 20 तमिलनाडु में, ठीक है, भारत के 28 केंद्र राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कितनी साइट है? तमिलनाडु में कितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कितनी साइट है? तमिलनाडु में 20 साइट है। ठीक है, तमिलनाडु में टोटल 20 साइट्स हैं, रामसर साइट्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी साइट्स हैं? उत्तर प्रदेश में 10 साइट हैं। ठीक है, 10 रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट्स है। तो ये सब जो है आपको जो समझना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रामसर साइट से। अच्छा, रामसर जो कन्वेंशन तो 1971 में हुआ था, और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है 1 फरवरी को, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। ठीक है, तो जो है 2025 में जो है भारत में अब तक रामसर स्थलों की संख्या 96 से बढ़कर 98 हो गई है। नए स्थलों में उत्तर प्रदेश का, देखिए नए स्थल में जो अभी शामिल हुआ है, जो अभी 97 और 98 स्थान पे कौन है? तो 97 और 98 स्थान पे जो है उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छारी ढांड शामिल किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये अभी 97-98वां बना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार जी ने। सुनेत्रा पवार जी ने अभी शपथ ली है। सुनेत्रा पवार कौन है? तो ये अजीत पवार की पत्नी है। ठीक है, जो है स्वर्गीय अजीत पवार जी की ये पत्नी है, धर्मपत्नी है, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। ठीक है, तो अजीत पवार जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी प्लेन दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी अजीत पवार जी की। ठीक है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो उनकी जगह पे अभी उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से ये जो है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैड बनी, ठीक है। अब बैड बनी को जो है ये पुरस्कार क्यों दिया गया, ठीक है। तो बैड बनी जो है को उनकी स्पेनिश एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उनका जो इस क्या बोलते हैं स्पेनिश एल्बम है उसको। और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कैंड्रिड लैमर हैं इन्होंने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो जो बैंड बनी है, ठीक है, बैंड बनी को जो है इनका जो एल्बम है, इनका जो स्पेनिश एल्बम है डावी टिरर मास फोटोज, ठीक है, ये इनका एक फोटोज का एल्बम था, ठीक है। और इन्होंने इस एल्बम के लिए ये ग्रैमी अवार्ड्स जीता है, ठीक है। अब ग्रैमी अवार्ड्स जो है ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब स्पेनिश भाषा वाला कोई एल्बम मुख्य श्रेणी का अवार्ड जीतने में कामयाब रहा है, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे, देखिए ये 68वां ग्रैमी अवार्ड्स था, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया था, 1 फरवरी को, ठीक है, लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस यूएसए, ठीक है, यूएसए में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है बनी और बैड बनी ने इतिहास रचा, ठीक है। उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीता, ठीक है। इसमें दलाई लामा जी के, देखिए 98 वर्ष के, जो 90 वर्ष के दलाई लामा जी हैं, ठीक है, बेस्ट ऑडियो बुक नेशनल नरेशन श्रेणी में इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। दलाई लामा जी ने, दलाई लामा तिब्बत के हैं, इनको सभी जानता है, धर्मगुरु हैं, ठीक है। इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है, ग्रैमी नरेशन के क्षेत्र में जीता है, ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये जो है ग्रैमी अवार्ड जो है किन किन श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, 4 श्रेणियों में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार इस वर्ष का कुल अनुमानित व्यय कितना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53.5 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। 53.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें सर्वाधिक खर्च परिवहन और रक्षा क्षेत्रों पर होगा, ठीक है। सर्वाधिक खर्चा कहाँ किया जाएगा, तो परिवहन और रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2026 बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से है, ठीक है। भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में एआई तकनीक के माध्यम से कृषि के नए तरीकों के बारे में जानकारी देना और उत्पादकता बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एलएनजी, ठीक है, एलएनजी डीजल दोहरी ईंधन वाली डेमो ट्रेनों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती गुजरात में, ठीक है। साबरमती गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात के साबरमती में भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन, ठीक है, डीजल फ्यूल डुअल डेमो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जो प्रदूषण कम करने में सहायक होगी, ठीक है, प्रदूषण कम करने में सहायक होगी। अच्छा, ये जो है इसकी शुरुआत, देखिए इसकी शुरुआत जो है 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी 2026 को की गई, ठीक है, साबरमती अहमदाबाद के साबरमती में, ठीक है। और इसका जो है ये एक डेमो ट्रेन है, ठीक है, जो कि ये डुअल फ्यूल ट्रेन को नियमित सेवा में शामिल किया गया। यह प्रोजेक्ट पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, अहमदाबाद के पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह डेमो ट्रेन है, यानी डेमो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डेमो, ठीक है, जो कि डेमो ट्रेन चलती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा डीजल, ठीक है, डीजल
डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, ठीक है। में डीजल के साथ एलएनजी, ठीक है, एलएनजी भी यूज किया जाएगा। अच्छा, एलएनजी, अब एलएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मिश्रण फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस चीज से ये होगा कि जो हमारा जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। देखिए, जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं उनका उत्सर्जन कम होगा। इससे क्या होगी, हमारी जो प्रदूषण है, जो ट्रेनें प्रदूषण फैला रही हैं उसमें 40% से ज़्यादा की कमी आएगी, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का या NO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उसमें कमी होगी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, पर्यावरण को काफ़ी फायदा होगा और हमारी ट्रेनों की इफिशियंसी बढ़ेगी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, जो अभी नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो रूट्स हैं अभी, ठीक है, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे इन ट्रेनों की उपयोगिता बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के पूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड ने। किसने किया है, नागालैंड ने किया है, ठीक है। तो नागालैंड के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हाथ से जो लिखे हुए प्रमाण पत्र होते हैं उसकी जगह पे डिजिटल मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की शुरुआत की है, ठीक है, घोषणा की है। तो अब आपको बताना है नागालैंड के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो नागालैंड के राज्यपाल कौन है, नागालैंड के राज्यपाल जी हैं, नागालैंड के राज्यपाल कौन है, ये है श्री अजय कुमार भल्ला, ठीक है, अजय कुमार भल्ला। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। अच्छा, ये राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये एक राज्य है, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इतना फैक्ट पर्याप्त था, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थाईपसम, ठीक है, थाईपुसम त्योहार किस देवता को समर्पित है, ठीक है, थाईपुसम त्योहार किस देवता को समर्पित है, तो ये है भगवान मुरुगन कार्तिकेयन, ठीक है, ये उनको समर्पित है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, देखिए, थाईपुसम दक्षिण भारत में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेयन, ठीक है, भगवान मुरुगन को समर्पित है, ठीक है, कार्तिकेयन या भगवान मुरुगन को समर्पित है। अच्छा, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ठीक है, तो यह त्यौहार तमिल कैलेंडर के ताई महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ताई महीने में, ठीक है, ताई महीने में मनाया जाता है, ताई महीने में मनाया जाता है, ठीक है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय या स्कंद सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, ठीक है, कार्तिकेय को स्कंद सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान मुरुगन को बेल, यानी बेल क्या होता है, बेल मतलब भाला दिया था, क्या दिया था, भाला का एक अस्त्र उनको दिया था, जिससे उन्होंने शूरपदन का वध किया था, ठीक है। क्या किसका किया था, शूरपदन का वध किया था, ठीक है, वध किया था, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए, ये तमिलनाडु, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में मनाया जाता है, ठीक है। भारत के तमिलनाडु, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, यानी भारत के बाहर मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में मनाया जाता है। अच्छा, भारत में तमिलनाडु के अलावा जो है केरल और कर्नाटका में भी मनाया जाता है। कहाँ पे, केरल और कर्नाटका में भी, मुख्य रूप से कर्नाटका में भी यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा के 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शिल्प मेले का भागीदार देश कौन सा है? ठीक है, हरियाणा के 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। तो फरीदाबाद में ये जो 39वां सूरजकुंड, ठीक है 39वां, अब सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया तो ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है, ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में मनाया जाता है और ये सूरजकुंड मेला अभी आयोजित किया जाता है फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, तो इसका जो भागीदार देश था मिस्र। ठीक है, और जबकि उत्तर प्रदेश और जो है मेघालय इसके थीम फरीदाबाद के में आयोजित 39वें सूरजकुंड मेले का भागीदार देश मिस्र है, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय इसके थीम राज्य घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जो है इस मिस्र इस वर्ष 39वें, ठीक है, मिस्र जो है इस 39वें सूरजकुंड मेले का पार्टनर नेशन निर्धारित किया गया है। इसमें मिस्र क्या करेगा? मिस्र देश जो है अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पिरामिड, लक्सोर के मंदिरों और पारंपरिक कला हस्तशिल्प को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्र ये करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो आयोजन कब से कब किया गया था? तो 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी से 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। कहाँ पे? सूरजकुंड फरीदाबाद। ठीक है, सूरजकुंड फरीदाबाद। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था सूरजकुंड फरीदाबाद, हरियाणा, भारत। ठीक है, भारत के हरियाणा में फरीदाबाद में एक सूरजकुंड स्थान है जहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब ये मेला किसकी मदद से आयोजित किया गया था? तो भारत सरकार के पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति, विदेश मंत्रालय, ठीक है, ICCR और हरियाणा पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के जो है 50 देश, इसमें 700 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर हर देश अपने पारंपरिक कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन का दिखावा करता है। ठीक है, का प्रदर्शन करता है। इसकी थीम क्या है? सूरजकुंड मेले की थीम क्या है? ठीक है, ठीक है, इसकी थीम आपको बतानी है। ठीक है, सूरजकुंड मेले की थीम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा थीम स्टेट तो जो है उत्तर प्रदेश है और मेघालय है। ठीक है, ये दोनों राज्य अलग अलग कार्यशालाएं और सांस्कृतिक प्रदर्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे। अच्छा, इस मेले की शुरुआत कब की गई थी? तो जो है सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब की गई थी? सूरजकुंड मेले की शुरुआत जो है 2009 में की गई थी। ठीक है, सूरजकुंड मेला 2009 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IIFT। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, IIFT। ठीक है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में भारतीय विदेश संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा, ठीक है, ये जो है प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा सर्वे कराया जाता है। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग क्या है? देखो, ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा ये सर्वे करा करके ये प्रकाशित की जाती है। देश में प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता और प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंडस्ट्री लिंक आदि को आधार मानकर, ठीक है, बिजनेस स्कूलों का मूल्यांकन किया जाता है। ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा एक रैंकिंग बनाई जाती है, जिसमें जो है अभी फर्स्ट रैंक जो जिसको मिला है भारतीय विदेश संस्थान व्यापार संस्थान IIFT को मिला है। ठीक है, अच्छा IIFT का जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, IIFT। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ठीक है ट्रेड।
ठीक है। और इसका जो कैंपस है, ठीक है, भारत के कई शहरों में है, ठीक है। और अभी दुबई में भी इसकी विस्तार की योजना है आईआईएफटी की। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 आईआईएफटी की जो स्थापना की गई थी 1963 में की गई थी, ठीक है, 1963 में की गई थी। अभी ये प्रथम स्थान इसने हासिल किया है, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और आईटीबीपी, ठीक है। भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में ये जो है अभ्यास किया गया है, ठीक है। यह संयुक्त अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, ठीक है। तो एक सामरिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अग्नि परीक्षा जो है एक सामरिक सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना और आईटीबीपी, ठीक है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, आर्टिलरी मतलब तोपखाना संचालन और सामरिक तालमेल को मजबूत करना, ठीक है। नॉन आर्टिलरी जवानों को आर्टिलरी फायरिंग प्रक्रियाओं से परिचित कराना, ठीक है। वास्तविक युद्ध जैसे परिस्थितियों में कवर फायर इंटीग्रेशन का प्रशिक्षण देना, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये अभ्यास किया जाता है, ठीक है। और अभी ये कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 19 से 24 जनवरी तक के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? 19 से 24 जनवरी के बीच में अरुणाचल प्रदेश के सिंगर, ठीक है, सिंगर ईस्ट सियांग जिला में आयोजित किया गया था, ठीक है। सिंगर ईस्ट सियांग जिला में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? ठीक है, सियांग, ठीक है, सीगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। इसमें भारतीय सेना के स्पीयर कॉर्प्स के तोपची तथा इन्फेंट्री और आईटीबीपी के जवान शामिल हुए, ठीक है। स्पीयर कॉर्प्स, भारतीय सेना के स्पीयर कॉर्प्स जो है काफी उच्च श्रेणी के जो है ये कॉर्प्स होते हैं, यानी जो जवान होते हैं, इनको शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पावर हाउस बना, यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16.5%, ठीक है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात अपना पहले स्थान पे बना है। किस क्षेत्र में? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत में नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य पावर हाउस बना हुआ है, ठीक है। तो गुजरात जो है काफ़ी विकसित है और ये भौगोलिक रूप से और अपने जो है ऐतिहासिक रूप से गुजरात अभी काफ़ी अच्छी इस पोजीशन में है भारत के और दूसरे राज्यों की तुलना में, ठीक है। तो हमारा ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। क्योंकि हम अभी आप यूट्यूब पे नए हैं तो आपकी इस जो है थोड़े सा जो अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो इससे हमारा जो मोटिवेशन होगा और बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे वीडियो आपको प्रिपेयर करके ले करके आएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके भी हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे। नमस्कार, जय हिंद।